दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हम कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं वापस इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूस कर रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट को आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये बेंजाइल ग्रुप है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये। तो लास्ट क्लास में मैंने बेंजाइल ग्रुप के बारे में बताया था, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, या फिर हम इसको फिनाइल कार्बोनिमाइन भी बोलते हैं, फिनाइल कार्बोनिमाइन। अब फिनाइल कार्बोनिमाइन में एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कार्बोकेटाइन बॉन्डेड है, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कार्बोकेटाइन बॉन्डेड है, जैसा कि यहां देख रहे हो आप। अब यहां पर हमको वैसे भी मालूम है कि बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 ही sp2 है, उसमें अपना साइक्लिक कंजुगेशन है। तो बेंजीन का अपना साइक्लिक कंजुगेशन है इस तरह से, ये सारे p ऑर्बिटल आपस में इस तरह से कोलेटरली कंजुगेट होते हैं, और इसी तरह से बेंजीन के प्लेन, और बेंजीन हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसके प्लेन के अबव और बिलो साइक्लिक कंजुगेटेड पाई क्लाउड होता है, साइक्लिक कंजुगेटेड पाई क्लाउड होता है। अब यहां पर इसके साथ जो ये कार्बोकेटाइन एक्स्ट्रा कार्बोकेटाइन, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है सिग्मा बॉन्ड से, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहां पर अब बेंजीन के 6 कार्बन और ये 7th कार्बन CH2 प्लस कार्बोकेटाइन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है। तो यहां पर ये जो कार्बोकेटाइन है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, इसका p ऑर्बिटल भी बेंजीन के 6p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल आ जाता है। मैंने हमेशा बताया जब p ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं तो ही वो आपस में कंजुगेट होते हैं, तो ये भी कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो अल्टीमेटली यहां पर हुआ ये कि ये जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है, इसके अंदर 6 कार्बन पर डीलोकलाइज पाई क्लाउड है, 6 कार्बन पर सेवन कार्बन पर कंजुगेटेड पाई क्लाउड है, 7 कार्बन पर, यानी 6 तो बेंजीन के हैं और एक ही आ गया, तो टोटल मिला के ये पूरा कंजुगेशन हो गया। यानी ये इस कार्बन का जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, इस कार्बन का जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, वो एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेशन में आ गया। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। इस प्रेजेंटेशन से भी क्लियर हो रहा है कि इसमें टोटल कार्बन 7 है, 6 कार्बन तो ये वाले हो गए, 6 कार्बन तो हमारे 1 2 3 4 5 6 बेंजीन वाले जो ऑलरेडी साइक्लिक कंजुगेशन में है। और अब इस कार्बन पर भी ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल भी बेंजीन के ये जो 6 परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, इनके पैरेलल है। तो यहां पर अब 7 कार्बन कंजुगेशन में आ गए, और डेफिनेटली इससे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में काफी ज्यादा इजाफा हो गया, कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। अब हम इसको रेजोनेंस से कैसे समझेंगे, ये तो मैंने कंजुगेशन से समझाया आपको। अब क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन कार्बोनियम है, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अपने नेबरिंग पाई बॉन्ड से इस तरह से लेगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो इस पाई बॉन्ड को वो ये ले रहा है, इस पाई बॉन्ड को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस पाई बॉन्ड को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जब वो इस पाई बॉन्ड को इधर ले रहा है तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। डेफिनेटली जब ये बाई बॉन्ड इधर गया तो ये तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव इधर आ गया, क्योंकि इस कार्बन पर अब इलेक्ट्रॉन पेयर लूज हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गए इस कार्बन से और इधर आ गए, और ये दोनों ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड है। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट हुआ इसका, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 बन गया। मैं बार बार कह रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, इसका भी वो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बनाया था, अभी मैं वाइप आउट कर चुका हूं, उसको मिटा चुका हूं। अब ये कार्बोकेटाइन जो है, ये कार्बोकेटाइन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये कार्बोकेटाइन अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लेगा, यानी ये इधर आ जाएगा। अब ये इधर आ गया तो या तो ये ऑलरेडी दोनों है अवेलेबल, और ये बॉन्ड जैसे इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये कार्बोकेटाइन इस पाई बॉन्ड को इधर ले लेगा, यानी ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर आएगा,
ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर आएगा। अब ये वाला पाई बॉन्ड इधर आने से क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आने से ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ये यहां आ गया। तो इस तरह से यहां पर इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। और किसी भी स्पीशीज के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके अंदर स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी, उसके अंदर स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। तो यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब तक जो हमने कार्बोकेटाइन पढ़ चुके हैं, अब तक जो हम कार्बोकेटाइन डिस्कस कर चुके हैं, उनसे इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट और फिफ्थ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड और फोर्थ इक्विवेलेंट है, और थर्ड अकेला है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, यहां पर टोटल मिला के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम बोलेंगे ये नॉन इक्विवेलेंट है। हाँ, इसमें फिर पूछा जाए कि इन 5 में से कौन से इक्विवेलेंट है, तो फर्स्ट और फिफ्थ इक्विवेलेंट है, सेकंड और फोर्थ इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इन पांचों में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं रखता है, तो वो हो गया थर्ड वाला। अब ये तो हमने देखा कार्बोकेटाइन। अब यहां पर अलग अलग कंसेप्ट लगेंगे, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जो हमारी पोजीशंस है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 4, 5 और 6। 2 और 6 पोजीशन को मैं ऑर्थो पोजीशन कहूंगा नहीं, होती है। और 3 और 5 पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते हैं, 4th पोजीशन को हम पेरा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, यहां से जुड़ा हुआ है। तो अब हम ऑर्थो मेटा पेरा पर सब्स्टिट्यूट लगा के इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन या फिनाइल कार्बोकेटाइन के बारे में, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम पेरा पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा के देखते हैं। तो मैंने यहां ग्रुप लगा दिया, जैसे NH2 लगा दिया। NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करता है। NH2 ग्रुप अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो जब ये अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, तो ये अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। मैं इसको ये इधर ले लिया मैंने, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज ये यहां पर ले लिया, एक ही बात है। और फिर यहां पर NH2 ग्रुप ले लिया NH2, और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। एक जैसा ले लेते हैं, सिमेट्री नजर आएगी। अब आप देखो इसको ध्यान से, तो NH2 का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा यहां पर। तो यहां पर भी अब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं हमारे को, और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मिल रहे हैं, तो 5 में क्या हो गया, एक यह थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, NH2 ग्रुप जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसी कार्बन पर NH2 ग्रुप है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो इसके अंदर चला जाएगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन को क्या चाहिए, कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन के साथ कंजुगेट हो जाएगा, या यूं बोलो कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन की तरफ चला जाएगा, और एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएगा। और वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, मेरे को इसको हटाना ही पड़ेगा, चलो बाद में वापस बना लेंगे इसको, ध्यान देना। तो यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहां पर जब हमारे पास एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो कौन सा बनेगा, वो देखो आप।
तो यहां पर देखो अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर गया, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अंदर गया, यानी इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस कार्बोनियम आयन या इस कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्डिंग कर ली। इस कार्बोकेटाइन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये हमारे पास एक सिक्स्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। तो ये कार्बोकेटाइन प्रीवियस कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल हो गया। अब जो ये वाला कार्बोकेटाइन है, तो अब अगर मैं ये बोलूं कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि अभी जो प्रेजेंट दिख रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि NH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? NH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए सेक्रीफाई किया। तो दिस अभी जो प्रेजेंट वाला है पेरा एमिनो कार्बो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है ये, ठीक है। तो पेरा पर NH2 ग्रुप जब लगा हुआ है, तो इस NH2 ग्रुप ने इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया बेटा। अब यहां पर वापस 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, और इन 6 में से आपको ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा, बताओ कौन सा होगा, सोचो, ये वाला। कुछ बच्चों को शॉक लगा होगा, सर ये क्यों, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें पॉजिटिव है, वो अनस्टेबल है। बेटा मैंने एक थंब रूल बता रखा है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव रखने के लिए तैयार हो जाएगा अगर उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो अब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखो, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नाइट्रोजन एटम के अराउंड 3 सिग्मा और 1 पाई है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से 8 है। तो ये इसीलिए सेक्रीफाई कर रहा है नाइट्रोजन, क्योंकि इससे इसका होल सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है, होल सिस्टम है, ये इसकी पूरी फैमिली है, तो वो अपना इंटरेस्ट साइड में रखता है। अब इस केस में हमारी फैमिली है, और हमारी फैमिली में अगर एक मेंबर थोड़ा सा पेन लेता है, उसकी वजह से पूरी फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है और हैप्पीनेस आ जाती है, तो ऐसा अपन करते हैं। तो यहां पर भी यही हुआ कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जैसे देगा, तो यहां पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा, पर पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इसलिए स्टेबल हो गया क्योंकि यहां पर यहां पर देखो, यहां पर ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है 6 इलेक्ट्रॉन से, या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बट यहां पर आप देख लो हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, और हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लेके खुश है, तो सब के सब खुशहाल है यहां पर, ठीक है। तो इस वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब जो मैं टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं उससे रिलेटेड अगर कोई अच्छी चीज नजर आती है, क्वेश्चन नजर आता है, तो वो भी मैं साथ में डिस्कस करता चल रहा हूं। खैर, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये जो ग्रुप हुआ बेसिकली ये ग्रुप हुआ +m ग्रुप और +r ग्रुप, ये है +m बोलो +r, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। तो अगर हम इस कार्बोकेटाइन पर कोई +m +r इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस वाला ग्रुप अटैच कर दें, तो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिलेगी। इस कार्बोकेटाइन को क्या मिलेगी बेटा? स्टेबिलिटी मिलेगी। अब यहां NH2 की जगह हम OH भी ले सकते हैं, और भी कोई ग्रुप ले सकते हैं जो अच्छा प्लस, तो ये ग्रुप कौन से हो सकते हैं? OH हो सकता है, यस, ये भी स्टेबिलिटी देगा। NH2 ऑलरेडी लिख ही रखा है मैंने। OR हो सकता है, यस। क्लोरीन हो सकता है, यस। क्लोरीन हो सकता है, यस। फ्लोरीन नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से, ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबिलिटी देंगे, इनको स्टेबिलिटी देंगे। अब क्लोरीन में भी एक पेज है, हम डिस्कस करेंगे। तो अभी क्लोरीन और फ्लोरीन को मैं अवॉइड करो, पहले ये देखो, क्लोरीन और फ्लोरीन को अभी साइड में रख लो, अभी डिस्कस करेंगे इसी क्लास में क्लोरीन फ्लोरीन के बारे में भी, यानी कोई भी। अब इन केसेस में क्या होता है, ये जो ग्रुप्स है, स्पेशली ये तीनों ग्रुप हमारे ज्यादा काम के हैं, ठीक है। तो इनका रेजोनेंस इफेक्ट तो कौन सा है, प्लस आर या प्लस एन, और इनका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई। अब सोचो, इनका माइनस आई इफेक्ट है, इनका प्लस आर इफेक्ट है ना। तो प्लस आर इफेक्ट तो क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये माइनस आई इफेक्ट, इसका जो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, इन तीनों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। तो ये इसका माइनस आई इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन को अनस्टेबलाइज करेगा, इसका प्लस आर इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, यानी OH NH2 और OR, ईथर ग्रुप, OH NH2 और OR, ये तीन ग्रुप इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं प्लस आर से, माइनस आई से अनस्टेबलाइज कर रहे हैं। यानी इसमें एक तरह से दो ड्राइविंग फोर्स है, दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो प्लस आर है वो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट माइनस आई जो इसको अनस्टेबिलिटी दे रहा है। तो फिर गड़बड़ क्या सोच रहे हो, देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमेशा डोमिनेट नहीं होता है, हमेशा रेजोनेंस डोमिनेट करता है। रेजोनेंस इज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग, रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग, ठीक है, डोमिनेट करता है किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, यानी हमेशा रेजोनेंस हावी पड़ता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, केवल हेलोजेंस को छोड़कर, इसलिए मैंने हेलोजन अभी हटा दिए, केवल हेलोजेंस को छोड़कर हमेशा इन ग्रुप्स का रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है किसके ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस, इनका जो प्लस आर इफेक्ट है, रेजोनेंस है, वो हमेशा डोमिनेट करता है किसके ऊपर, इनके माइनस आई इफेक्ट्स। किसके लिए, ये ध्यान रखो, OH के लिए, NH2 के लिए और OR के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी नहीं चल रही है, इसकी नहीं चल रही है, इसकी चल रही है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन को प्लस आर इफेक्ट OH वाला, NH2 वाला, OR वाला ज्यादा स्टेबलाइज करता है। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं हेलोजन को थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस करूंगा, वो अभी एक बार ये हो जाए। अब मैं यहाँ NH2 लगा दूं, चाहे मैं OH लगा दूं, अब मैंने यहाँ NH2 की जगह बेटा OH लगा दिया, तो भी वही बात होगी, तो ये देख लो बेटा, एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्ट OH लगा रहता है तो फिनोल हो जाता है, एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्ट NH2 लगा रहता है तो एनिलीन हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर वही फिफ्थ वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, सॉरी सिक्स वाला थोड़ी कभी मेरे से बोलने में मिस्टेक हो जाती है, पर मैं एक्सप्लेनेशन सही देता हूं, फिर इमीडिएटली करेक्शन भी कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं इसकी जगह, अब मैंने यहां एक OH लगा रखा है, अब मैंने क्या किया, इस OH को हटाकर या इस NH2 को हटा दिया, यहां से हटा दो, यहां से, ठीक है, चलो हटा दिया यहां से। अब मैं OH है, चाहे NH2 है, चाहे OCH3 है, अब मैंने ये ग्रुप यहां लगा दिया, तो क्या होगा,
तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग ग्रुप नहीं बनेगा। यह बात अलग है कि इसका हम ये नहीं कहेंगे कि ये दे नहीं रहा है, बिल्कुल दे रहा है, ठीक है ना, पर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस स्टैंड कर रहा है, बट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है एक्स्ट्रा। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? अब मेरे पास मैंने ये ले लिया, मेरे पास एक है CH2 प्लस ये वाला, दूसरा है मेरे पास CH2 प्लस ये वाला, तीसरा है CH2 प्लस NH2 और चौथा है। अब हम इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं, इसको नंबर 2 ABCD कर देते हैं, क्योंकि 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लिया हुआ है। इसको मैंने ABCD नेम दे दिया। तो अब इसमें हमारे को स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो अब इन सब में जो है सबसे ज्यादा, सबसे लीस्ट स्टेबल, तो यहां पर एक बात फिक्स हो गई कि ये जो NH2 ग्रुप है वो स्टेबिलिटी तो बढ़ाएंगे, ठीक है, यहां पर ये NH2 ग्रुप स्टेबिलिटी तो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये NH2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट तो है, लेकिन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं और इसी तरह से, तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा? यहां पर सबसे लीस्ट स्टेबल ए वाला हो जाएगा बेटा, सबसे लीस्ट स्टेबल ए वाला हो जाएगा। और जो सबसे मोस्ट स्टेबल है, जो सबसे मोस्ट स्टेबल है वो हो जाएगा बी वाला। और अब बात रह गई, बी वाला मैंने बता दिया, क्योंकि बी वाला, बी में देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आया, यहां आया, ये आया, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके देखो 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर भी आ रहा है। जहां मैं ब्लू सर्कल लगा रहा हूं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बता रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, होता है ना, 1 2 3 4 5 यही बन रहा है, ये रहा, दिख रहा है आपको। सी वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बोर्ड पे दिख ही रहे हैं आपको, बी वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सबसे ज्यादा सबसे लीस्ट स्टेबल है, जो सबसे ज्यादा सबसे लीस्ट स्टेबल है वो ए है, क्योंकि NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाए, चाहे वो ऑर्थो पे हो, चाहे वो मेटा पर हो, चाहे वो पेरा पर हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करता है, इस वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ाएगा ही, ठीक है। तो NH2 ग्रुप लगते ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, NH2 ग्रुप लगते ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब बात यह है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल, ए सबसे लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। अब बी सी डी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। बी सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब कंफ्यूजन, अच्छा, अब कंफ्यूजन कहां आ रहा है कि सर बी और डी में हमको एक्सप्लेन करो, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है। अब 1 मिनट पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं, तो बी हो गया, इसके बाद मैं कह रहा हूं यहां आएगा सी और यहां आ जाएगा डी। अब कंफ्यूजन कहां आ रहा है, कंफ्यूजन आपको हो सकता है बी और डी में आ जाए, क्योंकि आपको क्लियर हो गया कि बी और डी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, बी और डी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक एक एक्स्ट्रा बनेगा। तो बी और डी में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनेगा, तो बी और डी तो ज्यादा स्टेबल हो गए, बी और डी ज्यादा स्टेबल हो गए, किसके कंपैरिजन में? देखो यहां NH2 लगाया मैंने, यहां NH2 लगाया और यहां NH2 लगाया, यहां NH2 लगाया, वही ऑर्थो पे लगा हुआ है। तो यहां पर देखो मैं अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा नहीं, अब ये तो फिर क्लासें बहुत लंबी होती जाएगी,
अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर जाके और यहां पर एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यानी अब यहां से फोर्थ वाला जैसे मैंने यहां बनाया था पैरा पोजीशन से निकाल के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो बी और डी के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बी और बी के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता चुका। डी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बने हुए हैं और एक एक्स्ट्रा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आ गया, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, यहां से एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और निकल जाएगा। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी ये पॉजिटिव ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है, 6 पॉइंट पर डीलोकलाइज हो रहा है एक तरह से। तो बी और डी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ए और सी से, चलो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब बी और डी में मोर स्टेबल कौन होगा? तो मैं ये कह रहा हूं बी और डी में बी मोर स्टेबल होगा डी के कंपैरिजन में। अब आप बोलोगे सर अब ये वाली बात कैसे होगी, हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूं, सुनो। तो अब बी क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो मैंने क्या कहा, बी का माइनस आई इफेक्ट तो है। अब देखो रेजोनेंस का कंट्रीब्यूशन तो बी और डी में बराबर है। अब रेजोनेंस डिसाइड नहीं करेगा, रेजोनेंस डिसाइड नहीं करेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस ने तो बोल दिया कि बी और डी इक्वली स्टेबल है। रेजोनेंस ने तो ये क्लियर कर दिया कि बी और डी इक्वली स्टेबल है, क्योंकि बी और डी दोनों में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट का रोल आएगा। तो यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पैरा पोजीशन पर है, यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो माइनस आई इफेक्ट है इनका ऑर्थो पर है। तो अब यहां पर इसका माइनस आई इफेक्ट, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है बी वाले केस में इसका माइनस आई इफेक्ट काम करेगा और इसका भी माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। तो बताओ किसका माइनस आई इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन तक ज्यादा पहुंचेगा? ऑर्थो वाले का, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये इंजन यहां जुड़ा तो झटका ज्यादा असर इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहां आएगा। वही इंजन वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया दे रखा है। इंजन जब जुड़ेगा तो जो बॉक्स इंजन के नियर होंगे, जो कंपार्टमेंट्स ट्रेन के जो कंपार्टमेंट इंजन के ज्यादा पास में होंगे उस पे वाइब्रेशन ज्यादा फील होगा। तो यहां पर NH2 का माइनस आई इफेक्ट यहां ज्यादा पहुंचेगा और यहां NH2 का माइनस आई इफेक्ट कम पहुंचेगा। तो यहां पर ये NH2 का माइनस आई इफेक्ट इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है, या NH2 का माइनस आई इफेक्ट इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। तो कहां ज्यादा करेगा? यहां ज्यादा करेगा। मैंने क्या कहा, पहले तो हमको आंसर हमेशा रेजोनेंस से निकालने हैं, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट करता है। रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट करता है किसके ऊपर? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। अब जब दो पेयर हमको ऐसे मिल गए जिनमें इक्वल रेजोनेंस है, तो इंडक्टिव इफेक्ट अपना प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट अपना इफेक्ट तो डाल ही रहा है। तो अब जब दो में रेजोनेंस सेम हो, दो स्पीशीज जैसे यहां बी और डी इनमें रेजोनेंस तो इक्वल है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के रोल को देखना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कहां ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो यहां ज्यादा कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट। मैं बी और डी के इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं बी और डी के रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूं। बी और डी में इंडक्टिव इफेक्ट अनस्टेबलाइजेशन कहां ज्यादा देगा? ऑर्थो में, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ज्यादा नियर है CH2 प्लस के एज कंपेयर टू पैरा। तो इसके ये इफेक्ट यूं यहां पहुंचेगा, तब तक तो बहुत कम पहुंचेगा, और ये इफेक्ट यहां ज्यादा पहुंचेगा। तो इसीलिए बी जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गया डी के कंपैरिजन में। अब बात रही, अगर अब बी और डी का कंफ्यूजन क्लियर, अब किसी स्टूडेंट को ए और सी में कंफ्यूजन आ रहा है, तो ए और सी में क्या है बेटा? कुछ भी है, इस NH2 का लोन पेयर अंदर तो जा ही रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो यहां अवेलेबल ही है। तो ये जो इसका यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस ही शो करेगा। ये बात अलग है कि ये अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिख नहीं रहा है, पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बिल्कुल कंजुगेटेड है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इन p ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलरली p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ हद तक बढ़ा देता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा कार्बन
ऑर्थो और पैरा कार्बन पर जब NH2 होता है तब तो वो डायरेक्ट बढ़ाता है और यहां ये इनडायरेक्ट बढ़ाता है। तो डायरेक्ट बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि और सीधा नेट शेल में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा डाउट आ रहा है तो इग्नोर करो। जिस टीचर के साथ आप कनेक्ट हो, ठीक है, उससे छोटे मोटे डाउट पूछ लो। अगर मेरी क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर मेरे से कनेक्ट हो तो मेरी क्लासेस में आप आते ही हो या आ ही रहे हो या कनेक्शन में हो तो मेरे से फोन पे पूछ सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप मेरे से मेरे इंस्टीट्यूट आउजा क्लासेस दुर्गा नर्सरी रोड पर आके भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां ध्यान दो बेटा। तो ये वाली बात हुई। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इसके अंदर हम कोई भी OH NH2OR कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी लगा दे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ऑर्थो मेटा पैरा में स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी तो वो ये देख लो आप, यानी मेटा पोजीशन वाले से ज्यादा स्टेबल होगा पैरा वाला और पैरा वाले से ज्यादा होगा, सॉरी बेटा सब ये मैंने जो लिखा वो सही लिखा है। ठीक है, ये सी वाला तो कौन सा हो गया, मेटा हो गया। डी वाला कौन सा हो गया, ऑर्थो हो गया। ये कौन सा हो गया, पैरा होगा। मैंने बोला सही, अब थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वापस बोल रहा हूं मैंने सारा एक्सप्लेन सही किया है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं की, अभी गलत बोल दिया। ठीक है, सिंपल वाला सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा, उससे ज्यादा मेटा वाला स्टेबल होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे जो NH2 ग्रुप OH ग्रुप या OR ग्रुप आ रहा है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो लगा रखा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्ट इस तरह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यही समझाया मैंने। अब डी और बी में यानी ऑर्थो और पैरा में वो डायरेक्ट रेजोनेंस में आ जाता है। इन केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं। इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 5। इस केस में कितने बनेंगे, 5। इसमें 6, इसमें 6। ठीक है, मैं बता चुका हूं बेटा। ठीक है, अब इन दोनों में इसीलिए ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। इस पेयर से ये वाला पेयर ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस पेयर में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 6 है। अब अगर इस पेयर में कंफ्यूजन है, फिर क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो सही ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का। इस वजह से ए से ज्यादा स्टेबल हो गया सी, मेटा वाला। अब डी और बी में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम इस केस में इनका माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, तो इनका जो माइनस आई इफेक्ट है वो ऑर्थो पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करता है। तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पैरा में, इसीलिए ये यहां पर ऑर्थो पर जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होने की वजह से डी लेस स्टेबल है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए इसके स्टेबलाइजेशन को लेकर। ठीक है, अब इसी का रिवर्स ले ले, ये तो हमने ले लिया। अब हम और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं यहां पर ग्रुप ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस वाले। तो ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने यहां NO2 लगा दिया। NO2 क्या है, NO2 हुआ, या लिख रहा हूं मैं, ये NO2 हुआ, CHO हुआ, C डबल बॉन्ड OH हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड N हुआ, COCl हुआ, CONH2 हुआ। ये सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं, ये सारे के सारे ग्रुप -I-M है, -I और -M है या -R है, यानी ये कंप्लीटली मैं इनको बोल सकता हूं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, अब यहां परेशानी नहीं है। देखो OH NH2 OR यहां तो परेशानी थी,
क्यों? क्योंकि इनके दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे। OH NH2OR का रेजोनेंस तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था +R था, और इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था -I था। ठीक है ना? तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन आता है, अब नहीं आएगा आपको, अब तो बिल्कुल स्मूथ चलेंगे हम आगे सारी क्लास के अंदर। ठीक है? और मैंने कहा ना, छोटा मोटा अगर कंफ्यूजन आता है तो उसके लिए आप नेगेटिविटी मत रखो, क्लास को बंद मत किया करो। आगे आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, आपको मैं अगर 10 पॉइंट बता रहा हूं, 6, 7, 8 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए तो आपके लिए क्लास सक्सेस है। वैसे तो 6 तो क्या 7, 8, 9 पॉइंट तो आपको जनरली समझ में आ ही जाते हैं, एक आधे में कंफ्यूजन रह जाता है कभी कभी। हाँ, तो NO2 अब यहां पर देखो, तो ये तो हमेशा डीस्टेबलाइज करेंगे, ये तो हमेशा क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज को हमेशा डीस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है? इनका इंडक्टिव इफेक्ट भी डीस्टेबलाइज करेगा, इनका रेजोनेंस भी इनको डीस्टेबलाइज करेगा। अब जरूरी नहीं है इनमें से कोई भी ग्रुप लगा सकता हूं मैं, ये सारे ग्रुप डीस्टेबलाइज करेंगे। NO2 सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा क्योंकि NO2 स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये वाला, और उसके बाद नंबर आता है NO2 का। तो न्यूट्रल ग्रुप, अगर पूछा जाए आपसे कि न्यूट्रल ग्रुप की बात किया जाए तो न्यूट्रल, कौन सा न्यूट्रल ग्रुप है जिसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो है NO2। ठीक, और लेकिन NO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ध्यान दो बेटा। अब यहां पर हम देखें तो ये तो दुखी करने वाला है, इस कार्बोकेटाइन को परेशानी करने वाला है। अब ये फायर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये है तो इसने इसको अनस्टेबलाइज कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये कि इन सब में से सबसे ज्यादा अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? सबसे ज्यादा अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड है, क्योंकि उसी कार्बन पे पॉजिटिव है जिस कार्बन पर ये परेशान करने वाला ग्रुप लगा हुआ है। अब डायरेक्ट थप्पड़ मार रहा है एक तरह से। ठीक है, ये प्लस यहां था तो ये प्लस, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको देख के घबरा रहा है, क्योंकि ये इसको, इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, यानी इसको पंच मारेगा, थप्पड़ मारेगा। अब इसको पहले ही डर लग रहा है कि यार ये तो मुझे पंच मारेगा, जोर से रेपट मारेगा मेरे को। ये आया और बेचारा घबरा गया। यहां आते 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 तो इसके पसीने निकल गए, डायरेक्ट रेपट पड़ गई। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया बेटा। ठीक है, तो ये डीस्टेबलाइज करेंगे। अब यहां पर वही वाली बात, ऑर्थो मेटा पैरा की बात करें तो हम जब ऑर्थो मेटा पैरा की बात करें तो इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है बेटा, मैं एक एक ग्रुप का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब जैसे मैंने ये लिया CS2+, ठीक है, तो यहां पर भी हम ऑर्थो मेटा पैरा पे जोड़ते हैं। अब आप खुद भी तो सोचो कौन ज्यादा, अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा जिसमें ग्रुप, ये ग्रुप है ही नहीं, ये ग्रुप है ही नहीं। ठीक है ना, ये जो परेशान करने वाला ग्रुप है, दुखी करने वाले ग्रुप है, ये कार्बोकेटाइंस को दुखी करने वाले ग्रुप्स हैं ये तो सारे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो कार्बोकेटाइन को बहुत दुखी करते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन खो चुका है, फिर उसके ऊपर मांगने वाले ग्रुप और आ गए हैं और जबरदस्ती ले रहे हैं उससे। ठीक है ना, कंगाली में उसका आटा गीला कर रहे हैं। ठीक है, यानी उस पहले ही परेशान है और परेशानी बढ़ा रहे हैं। अब मैं इसको वापस ABCD बोल देता हूं, ABCD। क्या आप सोच सकते हो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर? चलो ट्राई योरसेल्फ, चलो मिलके करते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेबल A, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये कार्बोकेटाइन खुश हो रहा है कि कम से कम मेरे पास NO2 तो नहीं है। अब क्या हो गया,
ध्यान देना, वापस कंफ्यूजन आएगा, मैं उसको क्लियर करता हूं, क्योंकि ये दो प्रीवियस वाला एग्जांपल और ये एग्जांपल समझ में आ गया, तो फिर कार्बोकेटाइन की रिलेटिव स्टेबिलिटीज में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि मैं सारे एग्जांपल कवर करा रहा हूं। अब यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ जाएगा कि जो ये NO2 है, अब इस NO2 का एक तो डायरेक्ट आ रहा है, दूसरा इस NO2 का ये तो था रेजोनेंस, और अब ये NO2 का माइनस आई इफेक्ट भी देखो आप, तो माइनस आई इफेक्ट कहां पर सबसे ज्यादा पहुंचेगा? देखो अब इस केस में NO2 तो कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इस NO2 को यहां लगा देता हूं, लगा के समझाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर मैंने यहां लगा दिया, अब मैंने NO2 जब यहां लगा दिया, ठीक, तो यहां NO2 डायरेक्ट रेपट नहीं मार पा रहा है, यानी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर एक जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें से एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसमें जिस कार्बन पर NO2 है उसी कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए। आपने क्या देखा, आपने यहां देखा ये पॉजिटिव चार्ज का सर्कल बना रहा हूं। अब एक रेजोनेट, फिर प्लस यहां आया था, फिर प्लस यहां आया था, फिर प्लस यहां आया था, तो इसमें ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला वो मोर अनस्टेबल है। ये NO2 डायरेक्ट परेशान कर रहा है, इसको डायरेक्ट परेशान कर रहा है। लेकिन और इसी तरह से यहां पर भी देखें तो ये जो प्लस है, अब ये रेजोनेंस में यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ये प्लस प्लस। अब एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा नहीं बेटा, फिर तो क्लास ही 2 घंटे की हो गई, ठीक है। तो ये प्लस यहां से यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, यहां पर भी डायरेक्ट थप्पड़ पड़ रही है, यानी बी और सी मोर अनस्टेबल है, बी और सी मोर अनस्टेबल है एज कंपेयर टू ए और सी में। अब ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब ए और सी में कंपेयर कर ले, तो ए और सी में जब मैं कंपेयर करूंगा तो ध्यान दो, ये प्लस यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, अब ये प्लस यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, तो इस कार्बन ने राहत की सांस ली। जब ये यहां आ गया था तो इसकी सांस फूल गई थी, परेशान हो रहा था, और फिर यहां आया तो एकदम उसने रिलीफ फील किया, और यार मुझे तो नहीं लगी, ठीक है। जैसे आप सब 10-12 जने सामने बैठे और मेरे हाथ में एक स्टोन है, मैं फेंक रहा हूं, और तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, तो वहां के 3-4 जो लोग होंगे, पर्सन होंगे, वो बहुत घबरा रहे होंगे कि अब कि हमको लगेगा, और पता चला कि मैंने फेंक दिया और पास वाले को लगा, तो आपको नहीं लग के पास वाले को लगेगा, तो आप बड़ा रिलीफ फील करेंगे। तो वही चीज हुई, यहां से यहां जंप कर गया, यानी यह NO2 ने डायरेक्ट इस तरह की थप्पड़ नहीं लगी जिस तरह की यहां पर लग रही थी, डरा तो यहां पर भी। तो यहां बी और सी मोर अनस्टेबल है, बी और डी मोर अनस्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर आ रहा है जिस कार्बन पर NO2 है, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। जैसे आप देख लो, ये NO2, मैं तीनों NO2 बना देता हूं, आप तीनों को कंपेयर कर लो, ठीक है। जब यहां पर हो, यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। ये मैं 3 NO2 लगा दिए समझाने के लिए, 3 नहीं है, एक ही है ना, ये देखो, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए 3 NO2 लगाए। अब आप एक एक करके समझो इसको, अपने आप खुद ही समझ जाओगे। तो देखो, अब जब पेरा पर होगा तो ये डायरेक्ट NO2 आ रहा है, जब ऑर्थो पे होगा तो डायरेक्ट आ रहा है, पर मेटा पर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो मेटा एज कंपेयर टू मोर स्टेबल है ऑर्थो और पेरा के, ठीक है। मेटा, ठीक है, जो मेटा है वो ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? ऑर्थो और पेरा के कंपैरिजन में, यानी यहां सी आ जाएगा। अब मैं यहां बोल रहा हूं कि तो ये तो क्लियर हो गया, तो मेटा को हटा देते हैं, हटा दिया मेटा को। अब बात करते हैं पेरा वाला ज्यादा अनस्टेबल है कि ऑर्थो वाला।
सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल डी वाला है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बना रहा हूं मैं, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया। कौन सा? ऑर्थो वाला। क्यों हो गया बताओ, आप ही बताओ यार, कितना सारा तो पढ़ा दिया मैंने। लीस्ट स्टेबल, सीधी बात है। एनो, अब यहां पर इस NO2 का माइनस आई इफेक्ट, ये इस NO2 का माइनस आई इफेक्ट पहुंच रहा है और इसका माइनस आई इफेक्ट पहुंच रहा है। किसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट पहुंच जाएगा? किसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट पहुंच जाएगा? ऑब्वियसली ऑर्थो वाले का। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट इसको अनस्टेबलाइज करेगा। तो ऑर्थो का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा पहुंचेगा। अब देखो, इन दोनों के रेजोनेंस इफेक्ट इसको अनस्टेबलाइज कर रहे हैं, इन दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट भी अनस्टेबलाइज कर रहे हैं। रेजोनेंस कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। रेजोनेंस डजंट मैटर डिस्टेंस। रेजोनेंस पर आप डिस्टेंस कभी चेक नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। रेजोनेंस पे कभी भी आप क्या नहीं देखोगे? डिस्टेंस नहीं देखोगे। इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा डिस्टेंस देखनी है। इंडक्टिव इफेक्ट जितना पास में उसका इफेक्ट उतना ज्यादा। तो ऑर्थो पर ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा कि पेरा पर? हमेशा ऑर्थो पर। अब यहां पर ये माइनस आई इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है, तो NO2 का माइनस आई, इन दोनों के रेजोनेंस तो इक्वल अनस्टेबलाइजेशन दे रहे हैं। इन दोनों के रेजोनेंस तो, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इक्वल अनस्टेबलाइजेशन दे रहे हैं। तो अब क्या करें? इंडक्टिव इफेक्ट को देखें। ये वाला इन दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट भी अनस्टेबलाइज कर रहे हैं, इन दोनों के माइनस आई इफेक्ट भी अनस्टेबलाइज कर रहे हैं। कौन ज्यादा करेगा? ये वाला, क्योंकि डिस्टेंस पास में है, तो डी वाला। और अब यहां क्या बचा? डी वाला। ये हो गया हमारा पेरा वाला। तो ये सीक्वेंस आया बेटा। ये देखो, अभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको, मेरे पास इनकी वर्कशीट बनी हुई है, मेरे से कलेक्ट कर लो और करो। बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये कंसेप्ट क्लियर है तो ऑर्निक फिर आपके मुट्ठी में, ऑर्निक आपके हाथों में आ जाएगी। आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे उसके लिए। एक बार माइंड में कंसेप्ट सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब बात करें हम फ्लोरीन एटम की। ये तो हो गया। अब एक बार फ्लोरीन लगा के देखते हैं। फ्लोरीन लगा के देखते हैं, तो फ्लोरीन के बारे में बात करता हूं। तो मैंने यहां फ्लोरीन लगा दिया बेटा। अभी मैंने कहा ना, हेलोजन को मैं सेपरेटली डिस्कस कर रहा हूं। अब हेलोजन के केस में क्या होता है, पहले फ्लोरीन का केस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मेरे को इनको मिटाने दो। फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है। अब फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है। मैंने आपको जब बार बार कहा है कि अगर कोई एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिसपे लोन पेयर है, तो वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा +m इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। वो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। तो देखते हैं यहां पर फ्लोरीन में क्या पेज है। फ्लोरीन लोन पेयर देखते ही आपको माइंड में आ गया, सर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी यही बता रखा है। तो आप गलत हो ही नहीं। ठीक, तो फ्लोरीन पर लोन पेयर होते हुए भी, फ्लोरीन पर लोन पेयर होते हुए भी, फ्लोरीन पर लोन पेयर होते हुए भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? दो सिंपल से इनऑर्निक के रीजंस जो मैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला डिस्कवर ही नहीं हुआ है बेटा। से इलेक्ट्रॉन लेने वाला आज तक कोई, हाँ सही बोल रहे बेटा, डिस्कवरी नहीं हुआ है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो लोन पेयर है, लेके तो बता। फ्लोरीन बोलेगा, सामने वाले बोलेगा भाई मेरी हैसियत नहीं है, मेरे में इतनी पावर नहीं है कि तेरे से इलेक्ट्रॉन पेयर ले पाऊं। चलो थोड़ी देर के लिए किसी ने रिस्क ले भी ली तो भी पॉसिबल नहीं है, लेना चाहेगा तो। रीजन
अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि यहां पर 1 मिनट ही मिटाना पड़ेगा कि एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ही डालते हैं, बना ही डालते हैं, क्या पड़ता है फर्क, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं तो क्या होगा। देखो देखो बेटा, ये है लोन पेयर गया, वैसे ऐसा होगा नहीं पर चलो कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये पॉसिबल इसीलिए नहीं है बेटा क्योंकि फ्लोरीन अपनी वैलेंसी भी एक्सपांड नहीं कर पाता है, फ्लोरीन अपनी वैलेंसी भी एक्सपांड नहीं कर सकता है। आपको मालूम है फ्लोरीन इस तरह से कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, फ्लोरीन की मैक्सिमम वैलेंसी 1 ही होती है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये बनेगा ही नहीं, वैलेंसी वाइज भी ये गलत हो जाएगा, वैलेंसी गड़बड़ हो गई क्योंकि फ्लोरीन अपनी वैलेंसी 1 से ज्यादा एक्सपांड करता ही नहीं, इसलिए फ्लोरीन लगने के बाद भी फ्लोरीन का रेजोनेंस इफेक्ट, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट साइड में, फ्लोरीन जब भी हो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस साइड में, केवल इंडक्टिव इफेक्ट, केवल इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट, तो अब हमारे को जो भी डिसाइड करना है वो डिसाइड करना है इंडक्टिव इफेक्ट से, वो डिसाइड करना है हमको इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इंडक्टिव इफेक्ट, तो अब मुझे बताओ ABCD में केवल इंडक्टिव इफेक्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होगा, बढ़िया वाला माइनस आई इफेक्ट होगा, अच्छा खासा माइनस आई इफेक्ट है इसका, तो माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट लगते ही स्टेबिलिटी कम होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो A हो गया क्योंकि फ्लोरीन रिंग पे आते ही ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। अब कहां पर ज्यादा कम करेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, तो डिस्टेंस देखते हैं, ऑर्थो वाला ये इसकी थप्पड़ खींच के पड़ने वाली है, यहां पर इसकी थप्पड़ थोड़ी धीरे पड़ेगी और इसकी थप्पड़ जोर की थप्पड़ धीरे से पड़ेगी, जोर का झटका धीरे से लगेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहां पर आ जाएगा B, इस फ्लोरीन ने इसको अनस्टेबलाइज किया लेकिन ज्यादा डिस्टेंस की वजह से ज्यादा अनस्टेबलाइज नहीं कर पाया, और सबसे ज्यादा अनस्टेबलाइज इसने किया, डिस्टेंस कम है, और ये इसका सीक्वेंस होगा। तो इस तरह से हम कार्बोकेटाइन की, इस तरह के कार्बोकेटाइन में अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो देखो फ्लोरीन इस एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इंडक्टिव इफेक्ट से देखना है। प्रीवियस वाले एग्जांपल में भी कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि उसमें वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसमें माइनस आई और माइनस R इफेक्ट है, NO2 CHO CN COCl CONS2 CN में, OH NS2 और OR, OH NS2 और OR, OH NS2 और OR, इसमें हमको क्या देखने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस डोमिनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस डोमिनेट करता है OH NS2 OR में, इसीलिए प्लस R इफेक्ट से देखेंगे, OR मतलब ईथर ग्रुप, ठीक है। हेलोजन के केस में आप चाहे क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो, आपको हमेशा हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट ही देखना है। फ्लोरीन और क्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन और क्लोरीन एक्सेप्शन है जिसमें केवल हम इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर निकालते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन में हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर निकालते हैं, ठीक है। OH NS2 और OR मतलब ईथर ग्रुप, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस से आंसर निकाल लेते हैं, अटकते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट पर जाते हैं, जैसा मैं डिस्कस कर चुका। और NO2 CN CHO COCl COOH ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसमें हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स इंडक्टिव इफेक्ट का है वही ड्राइविंग फोर्स रेजोनेंस का है, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। अगर दोनों अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो दोनों अनस्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, दोनों स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो दोनों स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस किसमें, OH NS2 NO2 CN वाले में। तो यहां तक मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब थोड़ा सा इसमें अगर आप, क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई है और डिस्कशन कुछ ज्यादा ही कर दिया है मैंने,
पर वो इसमें क्या है कि पता नहीं क्यों क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और हम देखो और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। तो अभी क्लास आई थिंक जस्ट अ मिनट बेटा, क्लास काफी बढ़ी गई है। तो अब मैं कार्बोकेटाइंस के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, ब्रिज कार्बोकेटाइन, बॉन्ड स्ट्रैंड वाले कार्बोकेटाइन, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।